गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 16 जनवरी 2021 है और आज हमें द हिंदू एंड अदर न्यूज को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। आज का हमारा पहला आर्टिकल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि फिजी को इसकी अध्यक्षता दी गई है। फिजी विन प्रेसिडेंसी ऑफ ह्यूमन राइट बॉडी। ये देखिए फिजी का जो मैप है, फिजी का मैप आप देख सकते हैं। ये कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक ओशन में। ऊपर इसके आप ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत यानी इक्वेटर। आप देख सकते हैं इसके पूर्व में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण में न्यूजीलैंड। ये आप देख सकते हैं। पश्चिमोत्तर में आपके हैं पापुआ न्यू गिनी। और ये जो रेखा है वो है टाइम जोन। ये ऊपर रशिया से होते हुए आती है। ये कट करते हैं टाइम जोन को। इसके जो दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक बनुआ लेबू और एक बीती लेबू। इसकी राजधानी कौन सी है? शुबा। देखते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। देखिए यूएनएचआरसी जिसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 2006 को। इसके अभी कुल कितने राष्ट्र हैं? 47। ये क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। द यूएनएचआरसी हैज़ 47 मेंबर इलेक्टेड फॉर स्टैग्ड 3-year टर्म। उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है रीजनल आधार पे। इस वर्ष देखिए 2019 से 21 का जो टर्म था उसमें हमारा भारत भी शामिल था। ये देखिए इस वर्ष भारत का जो सदस्यता है वो इस वर्ष समाप्त हो जाएंगे, जबकि इस वर्ष जो शुरू होंगे 2021 से 23 तक, उसमें आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक से चाइना शामिल होगा, नेपाल, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो 47 मेंबर चुने जाते हैं वो 5 क्षेत्रों से। कौन कौन जो क्षेत्र हैं? अफ्रीकी, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोपियन। ये जो यूएनएचआरसी है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को, क्योंकि वह उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी एक मैप से संबंधित है, युगांडा। क्यों? क्योंकि वहाँ के विपक्षी नेता हैं बोबी वाइन। उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो तो वहाँ राजनीति की बात हुई, और हम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है युगांडा का मैप। तो ये देखिए युगांडा कहाँ पे हुआ? आपके अफ्रीका में। कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में। ये जो रेखा है वो है विषुवत रेखा। वो गुजर रही है ना केन्या से और युगांडा से। ये देखिए अभी हमने वहाँ पिछले मैप में भी दिखाया था, कौन से फिजी के मैप में भी, कि उसके ऊपर से कर्क रेखा यानी कि नीचे जो फिजी थी उसके ऊपर से ये आपका विषुवत रेखा गुजर रहा था। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये मेडागास्कर हुआ और ये जो है वो है आपका रेड सी और स्वेज नहर। ये देखिए यहाँ से कट होकर के स्वेज नहर निकलती है, गल्फ ऑफ अदेन। इसके अलावा देखिए आप जो युगांडा के मैप से जो युगांडा देश है उसके जो सदस्य या फिर जो उसके पड़ोसी राष्ट्र है, ये देखिए साउथ सूडान, केन्या, तंजानिया, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये जो झील है वो है विक्टोरिया लेक, काफ़ी प्रसिद्ध झील है। ये देखिए आप ये इस झील से भी विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। और एक नीचे ये भी काफ़ी प्रसिद्ध झील है, ये देखिए आप, इसका नाम है तंगानिका। तंगानिका झील। अब इसकी भी सीमा आप बता दीजिए विक्टोरिया लेक की। ये देखिए
युगांडा की सीमा लग रही है बिल्कुल। उसके अलावा केनिया और तंजानिया की। रवांडा की सीमा नहीं लग रही है, ना ही बुरुंडी की लग रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी एक मैप से ही संबंधित है। दरअसल इंडोनेशिया के सुलावेसी आइसलैंड पर एक भयानक भूकंप आया जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई। तो चलिए देखते हैं आज फिर से हम एक और मैप। ये देखिए सुलावेसी आइसलैंड जो है यहाँ पे है, सुलावेसी आइसलैंड। अब जो ये इंडोनेशिया का जो द्वीप है, ये देखिए इसका नाम सुमात्रा, ये है आपके जावा, ये कौन सी है बोर्नियो, ऊपर एक ब्रुनेई जो कि अलग राष्ट्रीय है, तो ये वो बोर्नियो, और ये सुलावेसी जैसा कि मैंने बताया। ये जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये मलेशिया और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया का द्वीप के बीच में ये जो पतले से जल संधि है, इसका नाम क्या है मलक्का। सुमात्रा और जावा के बीच में भी एक जल संधि है, ये देखिए आप, इसका नाम है सुंडा। ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ जो है हमारे हिंद महासागर है, उससे ये दोनों रास्ते दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये जो पतली संकरी रास्ता है, इसके अलावा आप देख सकते हैं और कहीं पे भी रास्ते मतलब उतने चौड़े नहीं जो कि यहाँ पे मिल सकते हैं। यानी दो रास्ते हैं, एक जो मलक्का से होकर गुजरती है और दूसरी सुंडा से होकर गुजरती है। सुंडा किन के बीच में है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में। अभी जो कालीमंटन जो कि इंडोनेशिया की राजधानी बनने वाली है, वो कौन से द्वीप में है बताइए आप। ये जो है बोर्नियो द्वीप में है, यहाँ पे कालीमंटन। तो आज हमने देखा इंडोनेशिया का मैप पूरे डिटेल से। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना ये मलेशिया के बारे में। ये देखिए ये मलेशिया जो कि प्रायद्वीपीय मलेशिया कहलाता है, और ये है पूर्वी मलेशिया, और उसके ऊपर है ब्रुनेई। तो इंडोनेशिया की सीमा इससे भी लग रही है, किससे, मलेशिया और ब्रुनेई से। ये देखिए इंडोनेशिया कालीमंटन जैसे कि बताया ऊपर, ये आपका माफ कीजिए ब्रुनेई से इसकी सीमा नहीं लगती है, मलेशिया से लगती है पूरी तरह से। और ये आपका है मलक्का। नेक्स्ट आर्टिकल ओपन स्काई ट्रीटी से संबंधित है। क्यों है, हेडलाइन देखिए, आफ्टर यूएस रशिया पुल आउट द ओपन स्काई ट्रीटी। यानी कि यूएसए के बाद रशिया ने भी विचार किया है कि वह ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो जाएगा। पिछले वर्ष 2020 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इससे बाहर होने की घोषणा कर दी थी। ओपन स्काई ट्रीटी का जो हस्ताक्षर हुआ था 24 मार्च 1992 को हुआ था। कहाँ पे, हेल्सिंकी। कब से प्रभावी है, 1 जनवरी 2002 से, जब इस पर रूस ने हस्ताक्षर किया। ये देखिए रेटिफायर अभी 35 देश है, लेकिन इसमें डेटा जो है अभी 34 है, क्योंकि अभी हम देखेंगे किर्गिस्तान इस पर शामिल नहीं, रेटिफाई नहीं किया है। ये देखिए मुक्त आकाश संधि 1 जनवरी 2002 में लागू हुई थी। इसके जो 34 सदस्य हैं, यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच भरोसा बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति, अब हम हिस्ट्री इसके जानते हैं, डॉक्टर डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में मुक्त आकाश संधि को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में टोही उड़ानों की अनुमति दे, ताकि इन दोनों देशों के बीच में विश्वास उत्पन्न हो। क्योंकि वो जो था कोल्ड वार का समय था, जिसमें किसी भी देश पर कोई विश्वास करने को
राजी नहीं होता है, उसी समय इस संधि की बात की ताकि एक देश दूसरे देश में सैन्य कार्रवाई या फिर सैन्य गतिविधि क्या हो रही उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। लेकिन यह काफ़ी चूँकि कोल्ड वॉर जो था वो शुरुआती चरण था, जिस कारण से इस पर आगे वार्ता नहीं हुई। इसके बाद मई 1989 में जब राष्ट्रपति जॉर्ज W.H. बुश ने फिर से प्रस्ताव पेश किया, तब फिर से यह चर्चा में आया। इसके बाद नाटो देशों के बीच भी बातचीत शुरू हुई। इसके बाद फरवरी 1990 में वार्सो एक्ट लागू हुआ। इसके बाद 1 जनवरी 2002 में रूस ने मुक्त आकाश संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और ये लागू हो गए। इस संधि पर अब तक 34 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। किर्गिस्तान संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 35वां देश है, लेकिन उसने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इन उड़ानों का जो मकसद होता है उसका उद्देश्य सैन्य गतिविधि के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। संधि की शर्तों के मुताबिक निगरानी विमान सेंसर से लैस होने चाहिए, जो आर्टिलरी, लड़ाकू विमान और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की पहचान करने की निगरानी दल को क्षमता मुहैया करा सकते हैं। हालांकि सैटेलाइट के जरिए इससे कहीं ज़्यादा और विस्तृत जानकारी आसानी से जुटाई जा सकती है। बावजूद ये संधि इसलिए की गई क्योंकि इसके सभी 34 देशों के पास सैटेलाइट की निगरानी करने की क्षमता नहीं है। संधि के तहत उड़ान संचालित करने वाले देश को होस्ट कंट्री को कम से कम 72 घंटे पहले इसके बारे में आगाह करना होता है। यानी अगर USA को रूस में उड़ान भरनी है तो उसे रूस को 72 घंटे पहले बताना होगा। इसके बाद होस्ट कंट्री यानी कि मान लीजिए रूस को आगरा पर विचार करने के लिए 24 घंटे मिलते, यानी 24 घंटे इसके पास होते हैं वो इसे ऑर्डर दे या ना दे। इसके बाद जब फ्लाइट उड़ान के लिए संचालित होता है तो मान लीजिए USA जो है वो कौन सा डेटा यहाँ से इकट्ठा करेगा, उसकी सारी रिपोर्ट होस्ट कंट्री यानी कि रूस को देना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे देशों का यहाँ मैंने नाम दिया है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं इसमें चाइना शामिल नहीं है, आप देख सकते हैं। अब कुछ स्टेट खबरों को देखते हैं। ये देखिए, बिहार सरकार का ये जो पहला वर्ल्ड फेस्टिवल है कौन सा है, कलरव, कहाँ पे होगा, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे है, वो जो कि जमुई में है। ये शुरू हो रहा है 15 से 17 जनवरी के में। ये जो बिहार का पहला वर्ल्ड फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला वर्ल्ड फेस्टिवल। देखिए, यह बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है। इसे पक्षियों के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। नागी बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे अलग अलग पक्षी प्रजाति आते हैं। ये पक्षियाँ सर्दियों में यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्कल, रूस और उत्तरी चीन से आते हैं। वेटलैंड रिपोर्ट के अनुसार आप इस वर्ल्ड सेंचुरी में 136 प्रजातियों को देख सकते हैं। न केवल ये बल्कि 1600 से करीब वॉर हेड गूज यानी हंस, बड़ा हंस या सफ़ेद हंस को भी यहाँ देखा जा सकता है। नागी डैम कहाँ पे हुआ, आपके जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो है 25 फरवरी 1984 को। इसकी सीमा झारखंड से भी लगती है। ये देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू में छपे एक आर्टिकल से संबंधित है। इस आर्टिकल का नाम है प्राइवेट स्पेस। यह आर्टिकल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले से संबंधित है। तो क्या था फैसला? दरअसल मान लीजिए एक कपल जो कि अलग धर्म के संबंधित है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करते हैं।
जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। तो इस पर क्या हुआ, इस पर जब इसके तहत जब शादी करनी होती है तो कपल्स को मजिस्ट्रेट के सामने 30 दिनों के लिए 30 दिनों से पहले नोटिस देनी होती है, और जो मजिस्ट्रेट के सामने जो नोटिस दिया जाता है उसे नोटिस बोर्ड पर बाकायदा फ़ोटो के साथ उसे सार्वजनिक किया जाता है, जो कि एक प्रकार से निजता का उल्लंघन भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अब जो फोटो होंगे वो उसे सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं होगा। मान लीजिए कपल है, उनके जो फोटो हैं उसे सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं होगा। द कोर्ट सेड मैंडेटरी पब्लिशिंग अ नोटिस ऑफ इंटेंट मैरिज एंड कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन वायलेंट द राइट टू प्राइवेसी। क्या है वो? निजता के अधिकार का उल्लंघन है। निजता का अधिकार पर फैसला 2017 में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण आया था पुट्टास्वामी के मामले में, पुट्टास्वामी मामले, जो कि याद रखना चाहिए आपको। इसके अलावा ये देखा, अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डर इफ अ कपल गिव विथ राइटिंग दे डू नॉट द नोटिस पब्लिश, मैरिज ऑफिसर कैन सोलेमनाइज द मैरिज। देखिए ये जो एक्ट है उसके तहत क्या होता है, अंडर सेक्शन 5 एक्ट के तहत जैसा कि मैंने बताया कि कपल्स को नोटिस देने होते हैं और 30 दिन से पहले, मतलब 30 दिन के अंदर में उसे अनिवार्य रूप से, मतलब जब शादी होने थे उसके 30 दिन पहले क्या होता है कि उसे नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है और सार्वजनिक किया जाता है, जो कि एक तरह से क्या था, निजता का अधिकार का उल्लंघन था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020। इसके तहत क्या था कि अगर मतलब कन्वर्जन के आधार पर, यानी कि धर्मांतरण के आधार पर मैरिज किया जाता है तो उसे 60 दिन पूर्व क्या किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने नोटिस दिया जाता है। मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस इंक्वायरी इसमें कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हाईकोर्ट का फैसला इसके विरुद्ध में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि निजता का अधिकार किसी भी रूप से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।